रहती थी। वह जब भी आती थी तो उसका पति भी उसके साथ आता था। एक दिन मेरी ननद अपनी सास के साथ अस्पताल गई हुई थी। तभी अचानक मुझे मेरी ननद के कमरे से रोने की आवाज़ आई, तो मैं कमरे में जाकर देखी तो मेरा नंदोई आंसू बहा रहा था। उसे रोता देखकर मैं उसके पास गई। तब मेरा नंदोई मुझसे कहने लगा कि मेरी पत्नी का शरीर बहुत पतला है, जिसके कारण वह मुझे वह खुशी नहीं दे पा रही जो मैं चाहता हूँ। मुझे तो हमेशा से तुम्हारी जैसी खूबसूरत और हठी खट्टी औरत की तलाश थी। फिर मेरा नंदोई मेरे कमर पर हाथ रखकर बाइट करने लगा और हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम मोना है और अभी मेरी शादी को कुछ ही दिन हुए थे। तभी मेरी ननद हमारे घर आई। मुझे तो बस एक ही खुशी थी कि मेरी शादी के बाद मेरी ननद पहली बार घर आई है। मैंने उनका खूब अच्छे से स्वागत किया। मेरा नंदोई भी मेरी ननद के साथ ही आया था। शादी की आपाधापी में मैंने अपने ननद और नंदोई पर इतना ध्यान ही नहीं दे पाई थी, लेकिन अब मैं अपने ननद को बहुत अच्छे से देखी। वह शरीर से बहुत पतली थी। उसका बदन देखने पर किसी मर्द के जैसा नजर आ रहा था, क्योंकि एक औरत की सुंदरता उसकी वजूद बढ़ाता है, लेकिन मेरी ननद का वजूद ही नहीं था, इसलिए वह दिखने में अट्रैक्टिव नहीं थी। और मेरी ननद के विपरीत मेरा नंदोई यानी उसका पति एक विशाल शरीर का था, देखने में एक हट्टा कट्टा मर्द था। मैं उन दोनों की जोड़ी देखकर हैरान रह गई, लेकिन मैंने इसके बारे में किसी को नहीं बताई, क्योंकि मैं अभी उस घर में नई नई शादी करके आई थी। मैं किसी का स्वभाव अभी नहीं जानती थी। घर आने के बाद से मेरी ननद एक औरत की तरह इधर उधर घूमे जा रही थी। हालांकि मेरा नंदोई अपनी पत्नी के साथ घूमने नहीं जाता था। मेरी शादी के बाद नंदोई साहब और मेरी यह पहली मुलाकात थी। कोई भी औरत अपने नंदोई से बात करने में शर्माती है। मैं भी शर्मा गई, लेकिन मेरा नंदोई बहुत खुले विचारों वाला था। वह मेरी हर छोटी से छोटी बात की तारीफ कर रहा था। मैं उसके खुले और सरल स्वभाव को समझ न पाई, और मुझे नहीं पता था कि इसके पीछे उसके पास कोई अजीब वजह भी होगी। उसने पहली बार मेरे हाथ से खाना खाया, फिर उन्होंने सबके सामने मेरी बहुत तारीफ कर दी। फिर मेरा नंदोई शगुन के तौर पर मुझे 2000 रुपये भी दिया। नंदोई ने मेरी जो तारीफ की उसे देखकर मेरी ननद बहुत गुस्से से नंदोई की ओर देखने लगी। उनकी निगाहों का मुंह पर कोई असर नहीं हुआ। उसके बाद मेरी ननद ने मेरे नंदोई को लेकर अपने घर चली गई, और मुझे जो शगुन मिला था उसे लेकर मैं रसोई में चली गई। कुछ दिन बाद मेरी ननद फिर से हमारे घर आई। अब वे हर 2 दिन में आने जाने लगे थी, जिससे कारण हमारा हनीमून का प्लान नहीं बन पा रहा था। इसलिए मैं अपने पति रोहित से बोली कि अपने बहन से बात कीजिए कि हर 2 दिन बाद घर आती रहती हैं, आखिर बात क्या है। रोहित ने कहा कि मेरी एक ही बहन है, इसलिए मैं उससे कुछ नहीं कह सकता। रोहित ने एक शब्द में जवाब देकर मेरा मुंह बंद कर दिया। उस दिन मेरी ननद हमारे घर पर थीं। फिर कुछ देर बाद मुझे नंदोई की आवाज़ सुनाई दी। जब मैं उनके कमरे में गई तो उन्होंने मुझे हल्दी वाला दूध बनाने को बोल दिया। मैं वह दूध अपने पति को देना चाहती थी, लेकिन अब हल्दी वाला दूध बनाने के बाद मैं अपने नंदोई के कमरे में जाने लगी। तभी मैंने अपने नंदोई को हॉल में बैठे देखी। फिर उन्होंने मुझे हॉल में बुलाया। मैं हॉल में गई और उन्हें दूध का गिलास दे रही थी। तब वे मुझे अलग नज़र से देख रहे थे। फिर मेरे हाथ से दूध का गिलास लेते समय उनका हाथ मेरे हाथ से छू गया। फिर जैसे ही उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, मैं कांप गई और दूध का गिलास मेरे हाथ से छूट गया, और आधा दूध नीचे और आधा मेरी साड़ी पर गिर गया, जिसके कारण मेरी साड़ी खराब हो गई और मैं तुरंत अपना हाथ छुड़ा के अपने कमरे में चली गई। मैं वहाँ के गिरी हुई दूध भी साफ नहीं करी। मैं अपने कमरे में आते ही साड़ी बदलने लगी, और साड़ी बदलने के बाद मैंने पीछे मुड़कर देखी तो मेरे नंदोई मेरे कमरे के दरवाजे पर खड़ा था। उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि पता नहीं कब से वो मुझे कपड़े बदलते देख रहा था। फिर मेरे मन में कई सवाल उठे, लेकिन मैं कुछ पूछ न पाई। फिर मेरा नंदोई मुझसे कहने लगा कि मोना भाभी, मेरी गलती की वजह से तुम्हारे शरीर पर दूध गिर गया। मैं इसके लिए आपसे माफ़ी मांगने आया हूँ। मेरा नंदोई माफ़ी तो मुंह से मांग रहा था, लेकिन उसे मेरी आंखों में देखने के बजाय मेरे शरीर को घुड़कर मुझसे माफ़ी मांग रहा था। उसके बाद मैं किचन में चली गई।
थोड़ी देर बाद खाना खाते समय मैंने अपने सास और ननद की बातचीत सुनी। मैंने सुना था कि वह कल अपने घर जा रही थी। अब तो बस एक रात की बात थी, तो मैं बर्दाश्त कर लूंगी नंदोई को। मैंने उनसे बिना कुछ कहे उनकी माफ़ी स्वीकार कर ली। अगले दिन सुबह मेरी ननद अपने घर के लिए रवाना हो गई, लेकिन वे शाम को तुरंत घर लौट आई। आज जब वे आई तो उनकी आंखों में आंसू थे। सास ने अपनी बेटी से पूछा कि वह क्यों रो रही है। फिर वह बोलने लगी कि माँ, मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं और अभी तक मैं बेऔलाद हूँ। मेरे ससुर अब मुझे नए नए तरीके से चिढ़ाने लगे हैं। वे कहते हैं कि तेरी भाभी, जिसका विवाह तुमसे बाद में हुआ है, वह तुमसे पहले माँ बन जाएगी, परंतु तू बांझ ही रहेगी। मुझे लगता है कि कुछ दिनों के बाद मेरी सास मुझे घर से बाहर निकाल देगी। माँ, मैं अब गर्भवती होना चाहती हूँ। अब मैं ससुराल वालों के ताने नहीं सह सकती। उन्होंने आगे कहा, मैं मरते दम तक अपने ससुर के पैरों पैर नहीं छूंगी। अपनी ननद की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई, क्योंकि वह बिना पति के घर आई और पति के बिना वह गर्भवती कैसे हो सकती है। जैसे ही मेरी ननद की बातचीत गीत समाप्त हुआ, मेरे नंदोई घर के दरवाजे से अंदर दाखिल हुए। उसके हाथ में 2 बड़े बैग थे। मैं समझी कि मेरी ननद अकेली आई है, परंतु ऐसा नहीं था। उसके पीछे उसका पति भी आ गया। उस घर में अभी भी उसका अपना अलग कमरा था। सास ने उन्हें वहीं रहने की इजाज़त दे दी। मेरा पति रोहित उस लोगों के आने जाने पर कुछ भी नहीं बोलना चाहता था और मेरे बोलने का सवाल ही नहीं उठता था, क्योंकि मेरी सास ने मुझे ननद के सामने कुछ भी कहने का हक नहीं दिया। मुझे नहीं पता था कि मेरी ननद हमारे घर पर कब तक रहेंगी। मुझे मेरी ननदा से ज़्यादा उसका पति पसंद था, क्योंकि वो मुझ पर नज़र रखता था। स्वयं रोहित ने अपने जीजा जी की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। ननद के घर आने के अगले दिन रोहित अपने ऑफिस के काम से गांव बाहर जा रहा था। वह सुबह ही गांव के लिए निकल गया। उनके जाने के बाद नंदोई सुबह 10 बजे ऑफिस के लिए निकले। इसके बाद मेरी सास मेरी ननद को लेकर डॉक्टर के पास चली गई। अब 11 बज रहे थे और इस समय मैं घर पर अकेली थी। मैंने घर का बचा हुआ काम खत्म किया और नहाने चली गई। जब मैं नहाने गई तो मैंने हॉल में टीवी चालू छोड़ दिया, क्योंकि मुझे संगीत सुनना पसंद था। कुछ ही देर में मैं नहाकर गाना गुनगुनाते हुए बाहर हॉल में आ गई और अपने टावल को पकड़े डांस करने लगी। तभी मेरी टावल छूटकर नीचे गिर गई और उसी वक्त मेरा नंदोई मेरे सामने आ गया, क्योंकि दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं अपने नंदोई को देखकर मैं तुरंत अपने टावल उठाई और अपने कमरे में घुस गई, क्योंकि मैंने तब छोटी टावल के अलावा कुछ नहीं पहनी हुई थी। इस हालत में मैं सिर्फ रोहित के सामने रहती थी और आज मेरा नंदोई भी देख लिया था। तभी मेरा नंदोई मेरे पीछे दौड़ते हुए आया और उसने मुझे कपड़े बदलने का भी समय नहीं दिया। उसने कहा, मुझे एक ज़रूरी फाइल नहीं मिल रही है, मुझे अर्जेंट ऑफिस जाना है, कृपया उस फाइल को ढूंढने में मेरी सहायता करें। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे मेरे कमरे से बाहर खींच लिया। मैं अपने नंदोई के सामने उस टावल में ही थी, जिसके कारण मेरा वजूद साफ नजर आ रहा था। मेरा नंदोई मुझे अपने कमरे में ले गया। वहां उसने मुझे कुछ फाइलें दी। मैं उस फाइल को देख रही थी, लेकिन नंदोई ने मुझे यह नहीं बताया कि उन्हें कौन सी फाइल चाहिए। जब मैंने उनसे यह पूछने के लिए अपनी गर्दन ऊपर उठाई कि उन्हें कौन सी फाइल चाहिए, तो मैंने देखा कि वे मेरे पैर के नाखूनों से लेकर मेरे सिर के बालों तक मुझे घूर रहे थे। जैसे ही मेरा ध्यान उसकी नज़र पर गया, मैंने उससे बोली, शायद मुझे आपकी फाइल नहीं मिल रही है, मुझे माफ़ करें। इतना कहकर मैं अपने कमरे में जाने लगी। तभी मेरा पैर फिसल गया और मैं गिरने ही वाली थी कि मेरा नंदोई मुझे गिरने से बचा लिया। अब मैं अपने नंदोई की बाहों में थी। फिर मैं पूरी तरह से नंदोई पर फिदा हो गई। मेरा नंदोई बहुत ही रोमांटिक था। फौरन ही उसने अपना हाथ मेरी कमर पर से फिराना शुरू कर दिया। फिर मैं उनसे खुद को छुड़ाकर अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद मुझे उसकी आवाज़ सुनाई दी, मोना, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। उसके घर से निकलने के बाद ही मैं अपने कमरे से बाहर निकली, वो भी साड़ी पहनकर। दोपहर को क्या हुआ यह मैंने किसी को नहीं बताया, क्योंकि शायद यह बात किसी को बताने लायक नहीं थी। इसी तरह दूसरे दिन नंदोई ने छुट्टी ले ली। उन्होंने कहा कि मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। आज भी मेरी सास मेरी ननद को लेकर डॉक्टर के पास चली गई थी। अब मैं सारा दिन नंदोई के साथ घर में अकेली थी। मैं अपने नंदोई की आंखों में हमेशा झूठ देखा है। उसने झूठ बोला कि सर में दर्द है।
फिर दोपहर को नंदोज और मैं खाना खाने के लिए साथ बैठे थे। खाना खाते समय वह मुझसे बातें करने लगा और बोला, मोना, मुझे हमेशा से तुम्हारे जैसी पत्नी चाहिए थी, तुम्हारे जैसी खूबसूरत और उभरी हुई, इसलिए मुझे तुमसे प्यार हो गया है। फिर वह कहने लगा कि मेरी पत्नी बिल्कुल तुम्हारी जैसी नहीं है। उसका शरीर बहुत स्लिम है, अगर उसका हाथ पकड़ भी लिया जाए तो उसका तुरंत हाथ दुखने लगता है। उसका पतला शरीर हमारे वैवाहिक जीवन में बहुत सारी बाधाएं पैदा कर रही है। हम पिछले 3 वर्षों से बेऔलाद हैं क्योंकि मेरी पत्नी मुझे खुश ही नहीं रख पाती है। मुझे नहीं पता था कि नंदोई मेरे साथ अपनी वैवाहिक बातें क्यों साझा कर रहे थे। मैंने सोचा कि बच्चा न होने से वे सचमुच परेशान होंगे, तो मैं उसकी बात सुन रही थी। उस दिन सुबह और शाम होने के बावजूद भी मेरी सास और ननद घर नहीं आई थीं। हर दिन की तरह मैं शाम के लिए खाना बनाने लगी। मैं रसोई में खाना बना रही थी, तभी मेरे मोबाइल की घंटी बजी। मैं मोबाइल फ़ोन लेने हॉल में आ गई। रोहित का फ़ोन आया था। इससे पहले कि मैं अपना फ़ोन उठा, पति रिंग होना बंद हो गया। जैसे ही फ़ोन बजना बंद हुआ, मुझे किसी और की आवाज़ सुनाई दी। मैं आवाज़ की ओर आगे गई तो आवाज़ मेरे कमरे से आ रही थी। मैंने अपने कमरे में देखी तो नंदोई मेरे कमरे में मेरे बिस्तर पर बैठकर फुसफुसा रहा था। मैं उसे देखकर अपने कमरे में अंदर गई। फिर मैंने उनसे पूछी कि आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं। फिर वो मेरे सवाल का जवाब दिए बिना कुछ और बात करने लगा। उसने कहा, मोना, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे दुखी होने का एकमात्र कारण मेरी पत्नी है, जो मुझे कोई खुशी नहीं दे सकती। मैं उसके दुबले पतले शरीर से बहुत परेशान हूँ। बातें करते करते वे मेरे हाथ अपने हाथ से हिलाने लगा। फिर उसने कहा कि रोहित ने बहुत पैसा कमाया और उसे आप जैसी खूबसूरत पत्नी भी मिली। तुम सच में बहुत खूबसूरत हो और बिल्कुल वैसी हो जैसी एक मर्द चाहता है। वे मुझसे अवांछित भाषा में बात करने लगे। मैंने उनसे कहा, नंदोई साहब, आप जो कह रहे हैं आप उस पर ध्यान दीजिए। मैं आपकी पत्नी की भाभी हूँ। आप मुझसे ऐसी भाषा में बात नहीं कर सकते। जब मैं उनसे बात कर रहा थी तभी घर की घंटी बजी और मैं तुरंत अपने कमरे से बाहर आ गई। रात 9 बजे सास और ननद घर आ गई। अब अगर वह अपने पति को मेरे कमरे से बाहर आते हुए देखती तो मुझे एहसास हुआ कि वह तुरंत अपने पति की आंखों को पहचान लेगी। लेकिन मेरा नंदोई 2 कदम आगे था। कुछ ही देर में वे मेरे कमरे से भाग निकल गया। मेरी ननद बहुत भोली थी। वे मेरी बात पर विश्वास नहीं करती थीं, इसलिए मैंने रोहित को बिना कुछ बताए सब कुछ बताने का फैसला किया। अब मैं रोहित के घर आने का इंतजार कर रही थी। मैं रोहित को कॉल करना भूल गई थी। जब मुझे ध्यान आया तो मैंने तुरंत रोहित को फ़ोन किया। रोहित ने कहा, मैं रात 11 बजे तक घर आ रहा हूँ। मुझे यह सुनकर बहुत खुशी हुई कि रोहित घर आ रहे हैं, क्योंकि उसके आते ही मैं उसे उसकी जीजाजी के सारे कारनामे बताने वाली थी। रात के 10 बजे तक घर में सभी ने खाना खा लिया, लेकिन मुझे खाना खाने का मन नहीं था क्योंकि रोहित अभी घर नहीं आए थे। उसके कहे अनुसार वह 11 बजे घर आ गए। जैसे ही वह हाथ पैर धोकर आए तो मैंने हम दोनों के लिए प्लेट लगा दी। भोजन के तुरंत बाद मैं भी उनके साथ हमारे कमरे में चली गई। फिर मैं रोहित से पूछी कि उसकी यात्रा कैसी रही। उन्होंने मुझे अपनी यात्रा के बारे में सब कुछ बता दिया, लेकिन मैं उसे कुछ और बताने वाली थी। लेकिन फिर मैं सोची कहीं रोहित गलत समझ गए तो, इसलिए मैं उनसे कुछ नहीं कह सकी। फिर रोहित जल्दी ही सो गए। अगले दिन रोहित शाम को जल्दी ऑफिस से घर आ गए। आज सास और ननद भी डॉक्टर के पास से जल्दी घर आ गईं। फिर रोहित अपने माँ से पूछा है कि बहन का इलाज कैसा चल रहा है। फिर उसकी माँ बोली, डॉक्टर ने 20 दिन की दवा दी है। डॉक्टर ने कहा है कि इन 20 दिनों में सभी रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी। बात करते समय मेरी ननद ने रोहित से कहा कि उसे दवा लेने के लिए गांव के बाहर जाना होगा। रोहित तुरंत अपनी बहन के लिए दूसरे शहर जाने के लिए तैयार हो गए। वह कल ही गांव से घर लौटे थे और फिर जाने को तैयार हो गए। मेरी ननद को अपने भाई की कोई परवाह नहीं थी, जबकि वह भी जानती थी कि उसके भाई की अभी नई नई शादी हुई है। मेरी ननद बहुत मतलबी थी और मेरे पति यह नहीं देख पा रहे थे। उसी दिन रात को मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई। मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी। मैंने रोहित से कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कम से कम तुम मेरे साथ घर पर रहो। फिर रोहित कहते हैं कि तुम्हारी बीमारी सामान्य है, लेकिन बहन का इलाज अभी बहुत ज़रूरी है।
मुझे उसके लिए दवा लेने के लिए दूसरे शहर जाने की ज़रूरत है। कुछ घंटे आराम करो, फिर तुम बेहतर महसूस करोगी और जल्दी ही ठीक हो जाओगी। इतना कहकर रोहित सो गए और अगली सुबह वह दूसरे शहर के लिए निकल गए। उनके जाने के बाद मेरी ननद और मेंडिस हमेशा की तरह इलाज के लिए डॉक्टर के चली गई थी। सुबह को मेरा नंदोई भी उनके साथ ही ऑफिस के लिए निकल गया था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे इस घर में कोई है ही नहीं है। मैं सुबह से सबको नाश्ता परोसते परोसते थक गई थी, लेकिन किसी ने हाथ नहीं बटाया। अचानक जब घर में कोई नहीं था तो मेरी चीख निकल गई। फिर मैं रोने लगी थी। मुझे चक्कर आ गया और मैं किचन में ही गिर पड़ी। कुछ देर बाद जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने कमरे में थी। मेरा नंदोई मेरे पैरों के पास बैठा था। उन्हें देखकर मैं तुरंत उठकर बैठ गई। मैंने उनसे कहा, आप यहाँ कैसे? फिर उसने कहा, मोना, तुम मुझे गलत मत समझना। मैं सुबह से तुम्हारा चेहरा देख रहा हूँ। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं यह देखने के लिए घर आया कि क्या तुम्हें किसी की मदद की ज़रूरत है। जब मैं घर आया तो तुम मुझे रसोई में बेहोश मिली। जैसे ही तुम बेहोश हुई, मैंने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने बोला है कि तुम स्ट्रेस ले रही हो, जिसके कारण आपको चक्कर आ रहा है। डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए कहा है। मैं समझता हूँ कि आपके चिंता का कारण मैं और मेरी पत्नी है। अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं शाम को ही अपनी पत्नी के साथ यहाँ से चला जाऊँगा। मैं अपनी वजह से अपनी बांझ ननंद को, जो अपनी इलाज करा रही थी, उसे जाने नहीं दे सकती थी। इसलिए मैं अपने नंदोई से बोली, मुझे आप लोगों से कोई दिक्कत नहीं है। आप सब मेरे अपने हो। अब आपने मेरे लिए जो किया है उसके लिए धन्यवाद। आज आपने डॉक्टर को बुलाया और मेरी मदद की। मैं यह आपका एहसान नहीं भूला सकती। जैसे ही मैं अपना बाकी काम करने के लिए बिस्तर से उठने लगी तो मेरा नंदोई ने मुझे फिर से बिस्तर पर बैठा दिया। फिर उसने मुझसे वहीं बैठने को कहा और रसोई से मेरे लिए नाश्ते की प्लेट लेकर आया। उन्होंने मुझे अपने हाथों से मुझे नाश्ता खिलाए। फिर उन्होंने कहा, मुझे यह भी पता है कि आपने सुबह से नाश्ता नहीं किया है। नाश्ते के बाद उसने मुझे अपने हाथ से दवा दी। फिर उसने मुझसे माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा, कल मैंने आपसे जो भी बात किया उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं भावुक होकर बहक गया था। मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरा नज़रिया गलत नहीं था। मैं अपने नंदोई की भावनाओं को समझ गई। आज उसने मेरी मदद करके अपने दुख का बदला चुका लिया। मैंने उन्हें तुरंत माफ़ कर दिया। उसके बाद उन्होंने मुझे बिस्तर से उठने नहीं दिया। उन्होंने कहा, आप 1 घंटा आराम करो। 1 घंटे बाद जब मैं उठी तो घर बिल्कुल साफ सुथरा पाई। नंदोई साहब ने मेरा बचा हुआ सारा काम संभाल लिया था। उन्होंने दोपहर का खाना बाहर से ऑर्डर किया हुआ था। वह रोहित से भी ज़्यादा मेरा ख्याल रखने लगे था। वे हमेशा मुझसे कहते थे कि उन्हें मेरी जैसी पत्नी चाहिए थी। अब उसकी देखभाल और प्यार भरे स्वभाव को देखकर मैं भी कहना चाहती थी कि मुझे भी उसके जैसा ही पति चाहिए था, लेकिन मैं उनके सामने अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर सकती थी। अगले 2 दिनों तक नंदोई ने मेरा ख्याल रखा। उन्होंने यह कहकर अपने ऑफिस से छुट्टी ले ली थी कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन जैसे ही मेरी सास और ननद घर से बाहर जाती, वे घर के काम में मेरी मदद करने लगते। उन 2 दिनों में हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। उस रात मैं अपने कमरे में जाने की बजाय अपने ननद की कमरे में जाने लगी, यह सोचकर कि मैं अपने ननद के साथ बैठकर ढेर सारी बातें करूंगी। तो मेरे कदम उनके कमरे की ओर बढ़ गए। जैसे ही मैं उनके कमरे के पास पहुंची, मुझे अंदर से उन दोनों के बहस करने की आवाज़ सुनाई दी, और उनके झगड़े की वजह थी मेरी ननद की पतली शरीर। अब मुझे धीरे धीरे मेरी ननद की परेशानी का एहसास हो रहा था। उस रात रोहित घर नहीं आए थे। शायद वह आज घर नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने अपने ऑफिस के दोस्तों के साथ पार्टी में थे, इसलिए लेट से आने वाले थे। कमरे में बैठकर उसका इंतज़ार कर रही थी। मुझे जोड़ों की प्यास लग रही थी, तो मैं पानी पीने के लिए किचन में जाने लगी। मैं उस वक्त नाइट गाउन में थी। मैं पानी पीने के लिए किचन में जा ही रहा थी कि मेरी नज़र हॉल में बैठी मेरी ननद पर पड़ी। अभी अभी उन दोनों पति पत्नी में बहस हुई थी। मुझे नहीं लगा कि यह उनके साथ बातचीत करने का सही समय है, तो मैंने पानी पिया और तुरंत अपने कमरे में चली गई। मेरे कमरे में जाने के कुछ ही मिनट बाद मेरा नंदोई ने मेरे कमरे का दरवाज़ा खटखटाया, फिर कुंडी खोली और वे मेरे कमरे में आ गए। आते ही बोले,
मैं आपसे बातचीत करने आया हूँ। मैं अच्छी तरह जानती थी कि उन्हें क्या बात करनी है। बोलने से ही उसने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया और फिर बोले, मोना भाभी आप बुरा मत मानना, लेकिन रोहित भाई आपका बिल्कुल भी सम्मान नहीं करते। इतने दिनों तक इस घर में रहकर मैंने यह देखा है, लेकिन मैं वास्तव में तुमसे प्यार करने लगा हूँ। इसलिए मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहता हूँ। मैं समझ गई कि मेरा नंदोई का मतलब क्या था और वह मुझसे क्या चाहता था। रोहित के बारे में उसने जो कुछ भी कहा वह सब सच था। फिर धीरे धीरे वो मेरे करीब आने लगा। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। फिर उसने कहा, आज रात रोहित भाई को भूल जाओ और मैं अपनी पत्नी को भूल जाता हूँ। जब से मैंने तुम्हें देखा है मैं तुम पर मोहित हो गया हूँ। इतना कहकर उसने मुझे गले लगा लिया। फिर मैं बिना किसी हिचकिचाहट के उनकी बाहों में चली गई। फिर मेरा नंदोई ने मेरे वजूद में बहुत बाइट किया। अब मैं मछली की तरह छटपटाने लगी थी और तभी मेरा नंदोई पीछे से शॉट मरने लगा। अभी 5 मिनट ही हुए थे कि मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला। अब हमारे सामने मेरी सास, ननंद और रोहित थे। उन तीनों को देखकर मुझसे ज़्यादा मेरे नंदोई को आश्चर्य हुआ। उसने अपनी शर्ट पहनी और अपनी पत्नी के सामने जाकर सारा दोष मुझ पर मढ़ने लगा। उसने कहा, मोना ने मुझे बार बार अपने से संपर्क करने की पेशकश की थी। अब मैं मर्द हूँ। मर्द का पांव फिसलते देर नहीं लगता। और मैं बहक गया। अच्छा हुआ जो तुम सही वक्त पर आ गई, वरना क्या हो जाता। फिर मैंने सबके सामने अपने नंदोई के कान के नीचे बजा दिया। यह देखकर मेरी नंद को बड़ा आश्चर्य हुआ। जैसे ही वह मुझसे कुछ कहने ही वाली थी कि मैंने सबके सामने उसकी और उसके पति की रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। अब से कुछ देर पहले मैंने उन्हें बात करते हुए सुनी थी, तो मैं इसे रिकॉर्ड कर ली थी। वही रिकॉर्डिंग सभी को सुनना शुरू कर दी। मेरी ननद इतनी स्वार्थी थी कि वह यही देखती रहती थी कि उससे क्या बच सकता है, और मैंने यह सब नोटिस कर लिया। लेकिन रोहित और मेरी सास यह नहीं देख सके। अभी भी मेरी ननद ने अपनी माँ को बच्चा न होने की बात कहकर भावुक कर दिया और रोहित की जो संपत्ति थी उसे अपने नाम कराने की कोशिश की। फिर मेरी सास ने मुझे कागज दिए जिन पर वे रोहित के हस्ताक्षर लेना चाहती थीं। उसे देखकर मुझे सब समझ आ गया। वह भूल गई थी कि मैंने भी पढ़ाई की हूँ। रोहित और मेरी सास मुझे अपनी बेटी और दामाद का सारा दिखावा दिखाना चाहते थे और इसीलिए मैं नंदोई के साथ अच्छा व्यवहार कर रही थी। अब मैं ही थी जिसने रोहित को उसकी पार्टी से निकलने के बाद घर बुलाया ताकि वह अपनी बहन और जीजू का असली चेहरा देख सके। मेरी नांद अपने स्वार्थ में इतनी डूब गई थी कि उसे यह देखने का भी समय नहीं मिला कि उसका पति किसी दूसरी औरत पर नजरें गड़ाए हुए है। उस दिन से मेरी ननद ने अपने लिए अपने नैयर की रास्ता बंद कर दिया। वह अपने भाई और माँ दोनों को धोखा दे रही थी। निर्देश, जो लड़की अपने माँ बाप के पैसों पर नजर रखती है वो सिर्फ और सिर्फ एक स्वार्थी बेटी और स्वार्थी बहन